हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि एसपीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपके सामने बिल्कुल फोकस बना हुआ है, जिसकी तारीख अभी बहुत नज़दीक आ चुकी है, 5 और 6 को मैक्सिमम स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जो मॉक दे रहे हैं ना, उसको एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करें। जिससे कि क्या है कि आप जो क्वेश्चन की अटेम्प्ट कर रहे हो और उसको जो सोल्व करने एनालिसिस करने का जो आप पैटर्न समझ रहे हो, वो आपको रियल एग्जाम के अंदर काम आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपके माइंड में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि क्या होगा कि आप जो अप्रोच लगाते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस टाइम आपका क्या अप्रोच होता है, और जो एनालिसिस जो आप मॉक लगा रहे हो उसमें जो एनालिसिस किया होता है, उसमें जो आपका जो एनालिसिस का जो आपको पैटर्न बताया होता है, तो वो चीज़ आप मिसमैच मत कर लेना कि भाई ये जो अप्रोच बता रहे हो, आप जो अप्रोच लगा रहे हो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करें। आप वही अप्रोच फॉलो करें जो एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर आपको बहुत कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। और इसी चीज को आपकी बेटर बनाने के लिए मैंने ये सीरीज चालू की हुई है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एसबीआई के, जो कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, जो कि आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी ऐसे बड़े वाला लेके आया हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि रियलिटी में जो सोल्यूशन होते हैं वो किस तरह काम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है दोस्तों, तभी मैंने आपको ये हिंट डाली है कि भाई अपने किस तरह अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व करना और जितना जल्दी हो सके मेरे को आंसर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप बताना। क्या बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 7:8। ठीक है जी, बेलन का आयतन और दे रखा है कितना है, 4158 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जल्दी से लगाइए और 1 मिनट का समय लीजिए। चलिए, आपको बस फॉर्मूले आइडिया होना चाहिए। फॉर्मूले का आइडिया होगा तो आप बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे। जल्दी से आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, सोल्व हो गया होगा। देखो, बेलन की त्रिज्या दे रखा है। बेलन होता है क्या, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए। बेलन होता है, जैसे आपने सिलेंडर होगा ना आपके घरों पे, तो आपने देखा होगा वो एक तरह का बेलन ही है। सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल शेप होती है जो। तो ये पॉइंट से यहाँ तक की जो रेडियस होती है, त्रिज्या जिसे बोलते हैं, उसका रेशो दे रखा है। और यहाँ से पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हाइट मतलब ऊंचाई होती है, जिसे हाइट बोलते हैं, उसका रेशो दे रखा है। तो इन दोनों का रेशो क्या दे रखा है आपको, 7:8 दे रखा है। ठीक है, और दे क्या रखा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो आप सॉरी उसका वो फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्केयर एच। इतनी बात क्लियर। अब वॉल्यूम की जगह अपने रख देंगे 4158। ठीक है, अब जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, ऑलवेज लेनी है 22/7। ठीक है, और त्रिज्या की वैल्यू 7। अब देखो, ये रेशियो है तो यहाँ पे रखेंगे, तो रेशियो को वेरिएबल बनने के लिए इसके आगे कोई वेरिएबल लगा दो, कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्स लगा दिया। तो ये एक्स इंटू 7x इंटू 8x। इतनी बात क्लियर। अभी देखो ये पूरी इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो ये क्या है, 4158। अभी देखो, आप यदि फॉर्मूला सही लगा रहे होगे ना, तो ये एक ऐसा ही नंबर आएगा क्वेश्चन के अंदर जो आपको हमेशा जो पाई का जो 22 से कटेगा। तो अभी काट के देख लेते हैं। 22 एकम 22। ठीक है, 41 में से 22 जाएगा, 19 बचेगा। फिर ऊपर से 5 लिया। ओके, तो 22 8 है, 22 में 198 होता है, तो 22 8 है 176। तो यहाँ पे 176 लिया। अब कितना बचेगा, वापस 19 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या आया, 8 8 बचा लास्ट में, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो 22 नी में 198, 22 नी में 198, क्लियर हो गया। तो 22 से कट किया तो कितना आया, 189 आया। ठीक है जी, अब अपने 7 से कट कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 4। फिर 9 था, 9 ले लिया। और 7 7 49, तो ये कंप्लीट हुआ। तो 7 7 49, क्लियर। तो अभी क्या आ गया, लिख लेते हैं क्लियर कट। 27 इक्वल टू 8x। अभी देखो 1x 2x 3x, तो x की क्या बन गई, क्यूब बन गई। क्या बन गई, क्यूब बन गई। तो x क्यूब इक्वल्स टू 27, और 8 चला जाएगा इसके डिवाइड पे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x को सोल्व करेंगे तो ये क्यूब है, तो ये जो वैल्यू है, ये दोनों नंबर कोई ना कोई नंबर का क्यूब होगा। तो 27 किसका क्यूब होगा, जब
इसका अंडर रूट करोगे 1/3 करोगे 27/8 का, तो आपको पता लगेगा कि भाई 27 का क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है अंडर रूट करेंगे तो 3 का होता है, और 8 किसका होता है 2 का होता है, 8 किसका होता है 2 का होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, अभी आप लोग इतना ध्यान में रखना। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने क्या पूछ रखा है, वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे एरिया भी बोलते हैं, एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अभी यहाँ पे लिखा होता ना टोटल कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अभी बोला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिलेंडर का जो सर्कुलर पृष्ठीय होता है ना वो ध्यान है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, अब देखो ये क्या था, आर क्या था 7, एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो क्या वैल्यू हो जाएगी आर की 7 इंटू 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और एच की क्या हो जाएगी 8 गुना 3/2। सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा रख के सोल्व कर लेंगे। तो आर की वैल्यू होगी 7 इंटू 3/2 इंटू 8 इंटू 3/2। इतनी बात क्लियर। ये एग्जैक्ट वैल्यू रख दी, अब इसको सोल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हम अपना ऑप्शन में मैच कर लेंगे। 7 से 7 गया, ठीक है जी। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है जी। अब इस 2 से 22 को काट दो, 11 दूना 22, तो बचा क्या 3 8 3 11, तो 3 8 है 24, 24 3 है 72, तो क्या बन गया 11 इंटू 7 2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22, 2 आए ऊपर की हासिल, 11 7 है 77, 77 और 2 79। तो अपना वॉल्यूम क्षेत्रफल किस में आएगा स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम होता तो क्यूब में आता। तो एरिया क्या आ गया वक्र पृष्ठ का 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। 792 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, तो क्या आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, और यही अपना आंसर है। कुछ नहीं करा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, एरिया का फॉर्मूला लगाया, त्रिज्या और ऊंचाई में रेशो दे रखा था 7:8, उससे वॉल्यूम में रख के उस वैल्यू को अपनों ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली इसकी त्रिज्या और ऊंचाई की। उस क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, उसके अंदर पुट करी वैल्यू, और अपनों ने फाइनल आंसर क्या निकाला 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो मैंने आप पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था कि ऑलवेज फॉर्मूले अपने को ध्यान में होने चाहिए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्या बोल रहा है, पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 20% लाभ पे बेचता है, 8% कम पर खरीदा होता तो 103.2 रुपए कम पे बेचा होता, तो उसे 18 से 3/4% का लाभ हुआ, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है बताइए। आपको 1 से 1.5 मिनट दिया, जल्दी से बताओ, 1 से 1.5 मिनट दिया, जल्दी से बताइए। थोड़े कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन आप बस उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां तक आपको लगता है कि इससे अगला बस नेक्स्ट सोल्यूशन ही आएगा। तो चलिए बताइए। तो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखनी होती है चीज। तो अभी क्या बोला उसने, मार्क प्राइस की बात मत करो अभी, ठीक है। उसने बोला कि 20% लाभ पे बेचा, तो मान लिया 100x था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हुआ 120x। क्लियर। अब क्या बोलता है कि इससे 8% कम पर खरीदा जो होता, तो 8% कम कर दो इसमें, तो कितना आएगा 92x। इतनी बात क्लियर। फिर क्या बोला 103 रुपये 20 पैसे कम में, तो इसका 103 रुपये 20 पैसे कम कर दो, तो 120x माइनस 103.2। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, जितना उसने बोला उतना मैंने कर दी। अब देखो तो उससे तो ये जो उसने बताई ना फ्रेमिंग, उस पर क्या हो रहा है 18 से 3/4% का लाभ होता है। तो आपको सबको पता है लाभ किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 92x, इसका प्रॉफिट निकालना है तो 75
बटा 4%, ठीक है। ये इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 23x इंटू 75, ठीक है। अब प्रतिशत है तो बटा करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 25 दी है 75, 25 चौके 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 69x4 आ जाएगा। तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, 69x अपॉन 4। तो अब होता क्या है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब अपने कर लेते हैं 69 4x, ये हुआ प्रॉफिट, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या 120x माइनस 103.2, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये दोनों बराबर होंगे। ये देखो, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है प्रॉफिट, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इतनी बात क्लियर, क्लियर है ना। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो 120x में से 92x जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 28x बचेगा, ठीक है। ये क्या माइनस 103 रुपये 20 पैसे, इधर क्या है 69/4x, ठीक है। x वाले को एक साइड कर लेते हैं, और ये देखो माइनस में है तो इसको प्लस में कर लेते हैं। तो 28x, इसको इधर ले जाओ, माइनस 69/4x इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 103.2, क्लियर। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 28 चौका है 112x माइनस 69x अपॉन 4 इक्वल्स टू 103.2। ये इक्वेशन समझ आए। अब 112 में से 69 जाएंगे 69 जाएगा, कितना बचेगा करके देख लो। 112 में से 71 जाएगा, 12 में से 9 गए 3, 10 में से 6 गए 4, तो क्या बना, ये बना 43/4x इक्वल्स टू 103.2। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आए, क्लियर। अब देखो 43 को इससे कट करो, देखो कट होता है, तो 43 से कट करेंगे, 43 दूना 86, कितना 86, तो 103 में से 86 जाएगा कितना, 13 में से 6 गए 7, 9 में से 8 गए 1, ठीक है 17। अब ये 2 आया, 2 बचा हुआ है तो 2, तो 43 चौका 4 12 और 16 और 17, तो ठीक है, तो कट हो गया। 43 का 24 टाइम्स क्या होता है 1032, ठीक है, समझ गए। अब x बटा 4 कितना है 24/10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 96/10, 96/10। अब निकालना क्या है, लागत मूल्य। एक्चुअल में लागत मूल्य कितना 100x माना, तो 100 इंटू 96/10, x की वैल्यू अपनों ने निकाली है 96/10, 0 से 0 गया तो कितना बना 960। तो एक्चुअल में लागत मूल्य कितनी 960 है, हाँ है, क्या है ए ऑप्शन, क्या है ए ऑप्शन। तो अपनी लागत मूल्य कितनी आएगी 960 रुपये, क्लियर। 960 रुपये क्या आ जाएगी, लागत मूल्य आ जाएगी, क्लियर। समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, और जो पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को सब लाइक कर देना, जहाँ तक हो शेयर कर देना, और हो चुके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और मैं आपका मेरा जो सोल्यूशन है बताने का वो भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ जरूर शेयर कर देना, है ना, पॉसिबल हो तो। ये आपको समझ में आया। पहले मैंने कॉस्ट प्राइस माना, सेलिंग प्राइस जो दिया वो माना, फिर उसमें जो उसने बोला कि 8% कम में खरीदा तो मैंने 8% कम में खरीदा, ओके। फिर उसने बोला था कि 103 रुपये 20 पैसे कम पे बेचा, उसने एक एग्जैक्ट फिगर दे दिया, तो मैंने उस एग्जैक्ट फिगर को उसमें से माइनस कर दिया, तो अपने को पता लगा 92x 120x माइनस 103.2 अपना सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट अपने किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो मैंने प्रॉफिट जो दे रखा है उसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करा, कितना आया 69x/4। अब वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस 120x माइनस 1032.2 माइनस कॉस्ट प्राइस का 92x, ये इक्वेशन से अपने को x की वैल्यू आ गई कितनी 96/10। तो एग्जैक्ट उसने पूछा गया पुस्तक का लागत मूल्य, तो 100x अपने एग्जैक्ट माना था, तो 100x की वैल्यू 96/10, 10 0 से 0 कैंसिल हुआ, 906 इसका आंसर आया, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ए बी सी एक कार्य को 40 दिन 72 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्लियर। उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 20 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि सी ने ए के काम छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लगा समय बताइए। अब इस क्वेश्चन करने को ना दो तरीके हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, तो आपको 1 से 1.5 मिनट दिया, आप अपने तरीके से कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों।
आंसर आ गया होगा। देखो इसको दो तरीके से बता दूंगा, ए लिया, बी लिया, सी लिया, ठीक है। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में देता है? 72 डेज में। और सी कितने दिन में करता है? 45 दिन में, ठीक है। ये अपने को क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो मैंने ऑलवेज क्या बताया, अपने क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम को लेते हैं टोटल वर्क यूनिट जानने के लिए। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 360। देख सकते हो मैंने आपके सामने सोल्व करा, 360 आया। ये आपको प्रैक्टिस, ये मत सोचना कि मैंने कुछ पहले से किया नहीं। क्या होता है, प्रैक्टिस करने से नंबर जो होते हैं ना, फिगर, उससे आइडिया लग जाता है कि ये नंबर होगा। अभी 360 लिया, एफिशिएंसी निकालते हैं। 360 में 360 बटा 40 करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी? ए की 9, बी की 5 और सी की 8, ठीक है। भाग देंगे तो 9 5 8 आ जाएगी, ठीक। अब देखो आगे क्या बोला, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 20 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब ए जब छोड़ के आता है उसके बाद इतना काम बचता है कि वो 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आपको इतनी बात यहां से क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर हुई। फिर जबकि सी ने ए के काम छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब यदि ए कुछ मान लो एक्स दिन पहले काम छोड़ता है तो सी एक्स प्लस 5 दिन बाद काम छोड़ता है। समझ रहे हो? ए यदि काम के 20 दिन मतलब काम के 20 दिन पहले काम छोड़ रहा है, काम पूरा होने के 20 दिन पहले, मान लो एग्जांपल तौर पे कि 50 दिन काम होने में लगेंगे, तो एक 30 दिन तक काम करके जा रहा है, मतलब 20 दिन लास्ट के छोड़ रहा है। जबकि सी ए के काम के 5 दिन बाद, तो फिर कितने दिन का काम रह जाएगा? 15 दिन का काम रह जाएगा। कितने दिन का? 15 दिन का। यहाँ इस लाइन से ए ने काम पूरा होने से 20 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका इस लाइन से ये पता लग रहा है कि भाई काम जो है 20 दिन में पूरा हो जाएगा जब ए काम छोड़ के जाएगा। और सी कब छोड़ के जा रहा है? ए के 5 दिन बाद। जब ए के 5 दिन बाद छोड़ के जाएगा तो फिर काम कितने दिन का रह जाएगा? 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 दिन का रह जाएगा, ठीक है। कितने दिन का? 15 दिन का। तो देखो, तो फिर लास्ट में जो 15 दिन वो किसने काम किया होगा? ए भी छोड़ गया, सी भी छोड़ गया, तो अकेला बी ने किया होगा। तो जब बी ने लास्ट के 15 दिन काम करा तो कितना काम करा? 15 इंटू 5, कितना काम किया होगा? 75 वर्क यूनिट काम किया होगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ए जब छोड़ के गया, देखो ए जब छोड़ के गया उसके बाद बी और सी बचे होंगे, इस लाइन तक बी और सी बचे होंगे। जबकि सी ने ए के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद छोड़ो, 5 दिन किसने काम किया होगा? 5 दिन काम करा होगा बी और सी ने। समझ रहे हो? बी और सी ने क्या काम किया होगा? 5 दिन काम किया होगा। तो 5 दिन काम करा कितनी इफिशियंसी से? 13 की इफिशियंसी से। कितना कितना काम किया होगा? 65 यूनिट, ठीक है। कितना हो गया टोटल? ये हो गया टोटल 140। कितना? 140। और था कितना? 360। तो माइनस कर देंगे 140 तो कितना रह जाएगा? रह जाएगा 220। तो 220 जो काम किया वो तीनों ने मिलकर किया। 220 काम तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा? 220 काम तीनों ने मिलकर। तीनों की इफिशियंसी कितनी है? तीनों की इफिशियंसी है 9 + 5 14, 14 और 8 22। तो 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दिन। कितना? 10 दिन। तो ओवरऑल काम जो पूरा हो तो गया, लेकिन ओवरऑल दिन कितने लगे? तीनों ने मिलकर किया 10 दिन काम, दो ने मिलकर किया 5 दिन काम, ये बी और सी, और अकेले बी ने कितने दिन किया? 15 दिन काम। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30। तो 30 दिन के अंदर अपना काम है जो संपूर्ण काम जो क्या है पूरा हो जाएगा। क्लियर? 30 दिन के अंदर ये पूरा काम अपना क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये तो था एक अप्रोच। अभी देखो इसमें क्या है, आपको सोचना पड़ा नहीं भी कि इतने दिन इसने किया होगा फिर इतना दिन निकाल के इतने दिन। आप एक अप्रोच और फॉलो कर सकते हो। वो क्या है? अल्टरनेट अप्रोच क्या है कि देखो एक जो है काम होने से 20 दिन पहले छोड़ गया, तो आप ऐसे करो इसका 20 दिन का काम, इसको इसको काम पर पूरा पूरे टाइम तक लगाओ। तो मतलब काम छोड़े नहीं, मतलब कोई भी बंदा काम नहीं छोड़े, लास्ट तक जाएगा। तो ए ने 20 दिन पहले काम छोड़ा तो 20 दिन का काम इसमें ऐड कर दो। तो 360 तो है ही, प्लस अब 10 दिन, कितना 10 दिन का काम कितना और 20 दिन का काम कितना होएगा? एक दिन में 9 करता है तो 20 दिन में कितना करेगा? 180 करेगा, ठीक है। अब क्या है, ए तो अब ए 20 दिन नहीं काम छोड़ेगा, वो 180 यूनिट उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर सी ने ए के काम छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ा, तो पीछे कितने दिन काम रहा था? 15 दिन काम रहा था। तो 15 दिन काम ना छोड़े कौन? सी। तो सी एक दिन में कितना करता है? 8 यूनिट। तो 15 दिन में कितना करेगा? 120 यूनिट। समझ रहे हो? ये ए का एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, और ये सी का एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, जो कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा। तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा तो तीनों मिलके काम करेंगे। कितना काम करेंगे? ये टोटल वर्क यूनिट है। टोटल वर्क कितना हुआ?
360 प्लस 160 180 प्लस 120, 300 180 प्लस 120 कितना हुआ 300, 300 में 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 660 वर्क हो जाएगा टोटल। कितना 660 वर्क इन तीनों ने मिलकर करेंगे। किसी कितनी एफिशिएंसी से 9 प्लस 5 14, 14 और 8 22, क्या 22। तो 660 में 22 का भाग देंगे एफिशिएंसी का तो अपने क्या आ जाएगा डेज आ जाएंगे। कितने डेज आएंगे जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 30। 660 में 22 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30 दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 30 दिन आ जाएंगे। वह 30 दिन के अंदर तीनों मिलकर काम कर देंगे। अब आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों में अप्रोच कौन सी इजी लग रही है आपको। मेरे अकॉर्डिंग आपको वर्क यूनिट इक्वल कर देना मतलब बढ़ा देना चाहिए और तीनों को इक्वल काम करवा देना मतलब इक्वल दोनों मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे इससे करो। इसमें पहली वाली अप्रोच में क्या आपको थोड़ा सोचने में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। यदि आपके थोड़ा सा डामाडोल हुआ ना तो आप समझ सकते हो कि इसमें टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन इस अप्रोच में क्या है कि आप आराम से चीज़ें समझ करके सोल्व ऐड करके और इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर समझ में आए तो थम्स अप जरूर कर देना कि भाई अप्रोच अच्छी लगी तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिर बिना किसी देरी के। 1 मिनट आपको देते हैं जल्दी से बताओ क्या है। क्या दे रहा है कि नॉर्मल बोल रहा है कि अभी की जो आय है ना अभी की आय शुभम और अभी की कुल आय का 60% है। हाँ ये शुभम और अभी है ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। और शुभम की बचत उसकी आय का 45% है उसकी किसकी खुद की और वो 8100 के बराबर है। तो अभी और शुभम की आय के बीच का अंतर बताना है। चलिए बताइए अभी और शुभम की आय के बीच का अंतर बताइए बताइए। तो हो गया होगा देख लेते हैं। देखो शुभम प्लस अभी है ठीक है इसकी आय मान लेते हैं 100। तो अभी की कितनी बोल रहा है 60% है। ये दोनों की मिल के 100 है अभी की 60 है तो शुभम की कितनी रहेगी 100 माइनस 60 रहेगी। इतना क्लियर। तो कितनी रह जाएगी 40। तो इन दोनों की आय का रेशियो कितना हो जाएगा 60:40 अभी और शुभम की। इतनी बात क्लियर क्लियर। अब शुभम की बचत उसकी आय का शुभम की जो बचत है उसकी आय आय कितनी 40 कितना है उसका आय का 45% है। तो 40 का 45% ठीक है जी। कितना बोल रहा है 8100 ठीक है। अब ये रेशियो है तो वेरिएबल मानेंगे तो x मान लेते हैं ठीक है। अब देखो 5 से काट दो 5 नीम 45 5 20 100 20 से इसको काट दिया कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर 20 से काटा का 2 आ गया। तो देखो ये कितना हो गया 18x इक्वल्स टू 8100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81008। क्लियर इतनी आ जाएगी 8 ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लो कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं। 8 चौक 72 8 चौक 72 81 में 72 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा ऊपर से 0 आएगी तो 8 5 है 90 फिर एक 0 बच गई। तो x की वैल्यू कितनी 450। इतनी बात समझ में आ गई आपको क्या आंसर समझ में आया। चलो ठीक है। तो अब देखो 450 आ गई x की वैल्यू ठीक है। x का मतलब हो गया इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई ठीक है। मतलब 60 इंटू 450 40 इंटू 450 ठीक है। आय के बीच का अंतर यदि अभी की 60 है शुभम की 40 है तो दोनों के बीच की आय का अंतर कितना 20 ठीक है। और 20 x ही होगा क्योंकि यदि 60x और 40x माने तो 20x दोनों का अंतर होगा। और 20x तो x की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 450 निकाल रखी है। तो एग्जैक्ट में डिफरेंस कितना होगा दोनों का वो अपने मल्टीप्लाई कर दो 2 जीरो की 2 जीरो होगी और 40 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो डिफरेंस हो गया 9000 रुपए ठीक है 9000 हो गया। और वही ऑप्शन है सी। तो क्या आंसर आ जाएगा 9000। क्लियर बहुत प्यार से आपको सॉल्यूशन बता दिया। यदि अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप कर देना। डिफरेंस क्या आएगा 9000 क्या आएगा 9000। कुछ नहीं था सिंपल की फ्रेमिंग क्वेश्चन की फ्रेमिंग बिल्कुल सिंपल है बस थोड़ा समझना था आराम से। अब उसमें हिंदी वाली वैल्यू जो दे रखी है हिंदी वाली वैल्यू का बोलने का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट फिगर।
परसेंटेज में नहीं, कोई रेशो में नहीं, एग्जैक्ट फिगर जो दिया होता है उसको यूज करना है। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए, SICI का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये जो दे रखा है ना 8x, यहाँ प्लस है ना, ये लिख लो यहाँ 8x प्लस 60, ठीक है, ये प्लस शायद मिस प्रिंट हो गया। 8x प्लस 60 का मान बताना है। कुछ नहीं है, अमित और विकास ने ए और बी में 5,000 रुपए का निवेश करा अलग अलग, ठीक है, दोनों में 5-5 ब्याज। ए और बी में x% साधारण ब्याज मिलता है और 20% वार्षिक ब्याज, मतलब ए में साधारण ब्याज, बी में चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज का जो प्राप्त हुआ है अमित द्वारा ब्याज और विकास द्वारा ब्याज से अनुपात दे रखा है, कितना रेशो दे रखा है, 15:11। तो x का जो मान आएगा इससे सोल्व करने पे, उसमें 8x प्लस 60 का मान निकालना है। तो चलिए बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ काम आएगा वो आपको पता लग जाएगा जब जिस सबको पता लगेगा। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। चलिए हो गया होगा। देखो, अमित है और विकास है, दोनों ने 5-5 हजार रुपये क्या करें, इन्वेस्ट करें हैं, ठीक है। ठीक है, इसने योजना ए में लगाए हैं, इसने योजना बी में लगाए हैं। ए में क्या मिल रहा है, SI मिल रहा है, बी में क्या मिल रहा है, CI मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, ए में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, x% है, ठीक है, कितने साल तक, 2 साल तक। तो सबको पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ब्याज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, x%, टाइम कितना, 2 वर्ष। तो 5,000 का 2x% क्या हो जाएगा, सबको पता है कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 2x% निकालेंगे तो 100x आ जाएगा इंटरेस्ट। अब इसमें देखो, CI में 2 साल का कॉन्सेप्ट याद रखना हो तो 10 का 21, 20 का 44, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, डबल इम्पैक्ट बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस XY/100। जैसे 20 का है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो 1 0 से 1 0 की, 1 0 से 1 0, तो 40 प्लस 4, तो ओवरऑल कितना हुआ, 44%। मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है 2 साल का CI में, तो उसकी सीधी परसेंट क्या बनेगी, 44%। 2 साल के इम्पैक्ट की परसेंटेज है 44%, किसकी, 20% की, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा। तो उसकी इम्पैक्ट इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी कितनी है, 44%। तो किस पे निकालेंगे, 5,000 रुपये, 5,000 का 44% कितना होगा, 2,200 रुपये, कितना होगा, 2,200 रुपये। क्लियर। अब क्या है, 2 वर्ष के अंत में अमित द्वारा ब्याज, अमित द्वारा ब्याज कितना, 100x, एंड विकास द्वारा ब्याज कितना, अपनों ने निकाला 2,200 रुपये। इन दोनों का रेशो दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, 15:11। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 गई, 11 से गया कितना आ गया, 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 है तो x का x रह जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन अपने को आंसर किसका निकालना है, 8x प्लस 60 का। तो 8 इंटू 30 प्लस 60, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 240 प्लस 60, तो एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा, 300। क्या आएगा, 300, जो कि ऑप्शन है ए, जो कि ऑप्शन है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें केवल ये पूछा कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का जो इम्पैक्ट वाली इंटरेस्ट होती है वो आपको कैलकुलेट करनी आती है या आपको याद है, किस तरह आपका होना चाहिए वो आपको याद है कि नहीं, वही चीज इसमें पूछना चाह रहा है।
नॉर्मल तो आप कर लेंगे, फॉर्मूला भी आपको आइडिया होगा, तो उस चीज से क्या बहुत ईजी हो जाता है। देखो आपको मैंने करके बताया ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा, 300। क्या होगा, 300। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वस्तु ए के क्रय मूल्य का वस्तु बी के क्रय विक्रय मूल्य से, ध्यान रखना विक्रय मूल्य से अनुपात दे रखा है 5:8। तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ 20% है, ठीक है। वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 240 है, तो वस्तु ए का लागत मूल्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, सिंपल है, रेशो को यूज करते हुए, परसेंट को यूज करते हुए अच्छा फ्रेमिंग किया। तो चलिए बताइए। हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे मैं ए के क्रय मूल्य है ना, ए का सीपी लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ बी का एसपी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या दे रखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, ठीक है। 5:8 दे रखा है, मान लिया। अभी देखो ये गैप क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि देखो ए पर अर्जित लाभ कितना, 20%। तो और लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना, 5। तो 5 का 20% का वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो क्या आ गया, प्रॉफिट 1 आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। तो ए का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपसी में रेशो हो गया, क्लियर, ये रेशो हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि ए और बी के विक्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य और बी के विक्रय मूल्य में रेशो क्या है, 6:8 निकाला है। का अंतर कितना है, 240। और रेशो में कितना है, आप कहोगे सर 2 है, 2 रेशो की वैल्यू कितनी, 240। तो एक की वैल्यू कितनी, 120। कितनी, 120। और अपने को पूछा क्या, ए का लागत मूल्य, तो एक रेशो की वैल्यू 120 है, तो अपने को लागत मूल्य वाला रेशो कितना है, 5। तो 5 इंटू 120 एग्जैक्ट, तो क्या हो जाएगा, 600। क्या आ जाएगा, 600, जो कि ऑप्शन है ए। तो 600 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 600 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखा रेशो को कैसे यूज करके प्रॉफिट लॉस का बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है। एक का क्रय मूल्य का बी के विक्रय मूल्य से अनुपात दिया, 5:8 दिया, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर देना था वो ए के विक्रय मूल्य के बी के विक्रय मूल्य में दिया। और ए का जो विक्रय मूल्य वो कैसे निकाला, आपको प्रॉफिट परसेंटेज देखे, तो ए का प्रॉफिट परसेंट कितना, 20%। तो 5 का 20% मतलब 5 पे 1 की वृद्धि, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना, 6। तो बी का सेलिंग प्राइस 8, तो 2 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 120। तो ए का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 600। 5 इंटू 120 का मतलब 600। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्या बोल रहा है कि अमन ने 3 कैंडी यानी ए बी सी का कुल 55 रुपए में बेचा, ठीक है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 10 रुपए अधिक है, ठीक है। सी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से 50% कम है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे कैंडी सी, मतलब कैंडी सी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलिए 1 मिनट दिया, जल्दी से बताइए।
तो चलिए हो गया होगा दोस्तों। अमन ने 3 गेंडी 65 रुपये में बेची। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 65। ठीक है, अब रिलेशन दे रखा है। ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 10 अधिक है। तो बी के विक्रय मूल्य 10 अधिक है, तो बी में यदि 10 जोड़ दूंगा तो ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 10 अधिक है, ठीक है, तो यदि या तो ए में 10 घटा दो तो बी के विक्रय मूल्य से बराबर हो जाएगा, या बी में 10 जोड़ दो। ठीक है, तो ए माइनस 10 इक्वल टू बी, ये भी होता है, एक ही बात है, दोनों सिमिलर है। अब देखो सी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से 50% कम है, तो सी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से 50% कम है। समझ रहे हो? तो क्या रेशो होगा, सी और ए का रेशो क्या होगा? यदि ए 2 है तो सी क्या होगा? 1 होगा। समझो, सी 2 है, सॉरी ए 2 है तो सी क्या होगा? 1 होगा। तो ये भी लिख सकते हो सी बराबर ए अपॉन 2, ये भी लिख सकते हो ना, सी बराबर ए अपॉन 2। सी का विक्रय मूल्य ए से 50% है, तो यदि ए के मूल्य को 50% कम कर दोगे तो सी के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये इस चीज से लिख सकते हैं, आपको भी लिख सकते हो। आप ये सोल्व करोगे तो भी ए बटा 2 हो सकता है। ठीक है, अपने को निकालनी है सी की वैल्यू। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे क्या अपने सी की निकालें। ए एज इट इज बी की जगह ए की वैल्यू, बी को ए माइनस 10 लिख सकते हैं, आपको क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस 10 पुट कर दिया। और सी को क्या लिख सकते हैं? ए बाई 2 लिख सकते हैं, ए बाई 2 लिख सकते हैं। ये बन गई इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में। तो ए प्लस ए 2a प्लस हाफ ए क्या होगा? 2a प्लस हाफ ए, ब्रैकेट में ले लेते हैं और ए बार ले लेते हैं। माइनस 10 है, इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 75। 2 में जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 बटा 2a इक्वल टू 75। क्लियर? समझाने के लिए मैंने आपको बताया, अपने सीधा 5 बटा 2 लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए कि आपको समझ आए। 5 से कट करेंगे, 15 5 75 डायरेक्ट, और ये 2 एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगी? 30। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर क्या पूछा है? सी कैंडी का। तो ए की वैल्यू कितनी? 30। उसने बोला सी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से 50% कम है, तो बोला आधा है। ए की वैल्यू 30 है तो सी की कितनी होगी? 30 बटा 2, तो कितनी हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्या देगा? सिंपल था, दे रखा था, उसने तीनों मिला के कितने में बेची, फिर रिलेशन दिया, उस रिलेशन से अपने एक वेरिएबल में बना सके क्वेश्चन को, उस फ्रेमिंग का यूज करके वो उसने दिया, वो उन्होंने रखा। एक ए की कैंडी का मूल्य आया, सी की कैंडी का मूल्य आ गया, और इससे अपनी बी का पूछता तो बी का भी बता देते। क्लियर? क्लियर है ना? पहले अपने को ए का निकालना ही पड़ेगा, जिस तरह की फ्रेमिंग है उसमें ए का पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसमें सी का बाद में निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए समझ में आया। तो अभी जो जुड़े हुए हैं तो प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने परसेंटेज का क्या बोल रहा है। ए अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष आय में से 20% कपड़ों पे और 30% किराए पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत का उसके कुल व्यय से अनुपात ज्ञात कीजिए, ये देखते हुए कि वह अपनी कुल आय में से केवल 3 चीजों पे किराया। ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा है, कल जैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है ना। तो बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं, हो गया होगा सोल्व, इजी क्वेश्चन है। देखो ए है ना, आय मान ली उसकी 100, ठीक है, 30% किस पे खर्च करता है? भोजन पे, तो फूड का 30 हो गया, 100 का 30%, 30 फूड पे हो गया। शेष कितना बचा? 70 बचा। 100 में से 30 जाएगा, 70 बचेगा। 70 का 20% कपड़ों पे, 30% किराए पे, तो 20 प्लस 30 कितना? 20 प्लस 30 कितना खर्च हुआ? आप कहोगे सर 50 खर्च हुआ, 50%। बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग भी 50 बचा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वे अपनी कुल अब
खर्च करता है, ठीक है, उसकी बचत का, तो 50% उसकी खर्चा हुआ और 50% उसकी बचत हुई 70 पे, तो ये क्या होगी, उसकी सेविंग होगी। क्या होगी, सेविंग होगी। तो 70 का 50% होगा 35 होगा, 35। इसका रेशो किससे पूछ रहा है, व्यय से। अब देखो 35 यदि उसका खर्चा है, 35 उसका खर्चा है, तो व्यय कितना होगा, 100 में से 100 उसकी क्या थी, इनकम थी, तो इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा कितना, 65। तो यहाँ रख देंगे 65। कल भी बताया था, यदि इस तरह नहीं तो इस तरह मान लो, 30 खर्चा हुआ फूड पे, वो 50% है आ रहा है इसमें, तो उसका 35 क्या हो जाएगा, खर्चा किस पे, कपड़ों पर, किराए पे, तो टोटल कितना खर्चा, 65 खर्चा, तो 100 में 65 घटा देंगे तो 35 क्या, सेविंग आ जाएगी। कैसे मर्जी पकड़ लो, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, ठीक है। अब इसको 5 से कट किया, 5 7 है 35, और 5 से कट किया 13 5 है 65, तो 7:7, 7:7 अपना क्या है, बी ऑप्शन। 7:7 क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर, अच्छा लगा सॉल्यूशन तो थम्स अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जल्दी सॉल्व करो दोस्तों, आई थिंक ये शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी सॉल्व कर दो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर दो। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, हो गया होगा सोल्व। सोल्व करने वाले जल्दी सोल्व हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आती है आप जल्दी सोल्व कर सकते हो। ए ने 6000, बी ने 7500, सी ने 9000, ये लिख लिया मैंने। एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद बी और सी ने अपने संबंधित प्रारंभिक निवेश का 20% वापस ले लिया। 20% वापस लिया तो रहा कितना, 80%, 80%, ठीक। तो फिर यदि ए और बी का लाभ, ठीक है, तो ए की राशि तो 12 महीने रही, कोई वार्षिक लाभ हुआ, तो बी की पहले 6 महीने कितनी राशि रही, 7500, फिर उसने 20% निकाल ली, तो 7500 का 20% मतलब 1/5, 20/100 1/5, तो 7500 का 1/5 करेंगे तो 15 5 75, 1500, तो 1500 माइनस किया, 1500 माइनस करेंगे ना, वापस लिया तो 80% होगा, तो वो कितना आ जाएगा, 6000। तो वो कितने महीने तक रहेगा, 6000, सॉरी 6 महीने तक। फिर 9000 6 महीने तक रहा, उसने 20% वापस लिया, तो 1/5 बोले तो 9000 का 1/5 करेंगे तो 1800, 5 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7200, 6 महीने। क्लियर। अब ओवरऑल लिख लेते हैं, ओवरऑल क्या आएगा, 6000 इंटू 12 रेशो, क्योंकि इनकम इंटू टाइम करते हैं तो क्या बनता है, प्रॉफिट का रेशो बनता है। ये बात क्लियर है पार्टनरशिप में आपको, ठीक है। अभी 6 कॉमन लिया, 7500 प्लस 6000 कितना आ जाएगा, 13500, ठीक है, रेशो। 6 कॉमन लिया, 9000 में 7200 जोड़ेंगे तो 16200, 16200। क्लियर, क्लियर आ गई मेरी बात। तो ये 6 ये 6 ये 6 का आंसर, ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो का आंसर। 12 ये रहा, 1 जीरो ये रहा, 120 रेशो 135 रेशो 162, ठीक है। अब 3 से कट कर लो, 3 चौक 12 जीरो, 3 चौक 12 इधर भी, और एक बचेगा, फिर 3 5 15, ठीक है। इधर देख लो, 3 5 15, एक बचेगा, 16 में से 15 जाए 1, और 2 ऊपर लेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। अभी रेशो क्या आ गया, 40 रेशो 45 रेशो 54, इससे आगे नहीं कटेगा, तो ये रेशो आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। अभी कुल वार्षिक लाभ कितना, 27,800। क्लियर, तीनों का मिला के, और तीनों का अनुपातिक भाग प्रॉफिट में दे रखा है, मतलब रेशो का रेशो इंडिविजुअल दे रखा है, तो 27,800, ठीक है।
तीनों को जोड़ लो तो 5 और 4 9, लास्ट में 9, ये 0 है, 9 5 फिर 4 9, 9 और 4 13, ठीक है। तो टोटल रेशो जो प्रॉफिट का है उसकी एग्जैक्ट फिगर कितनी दे रखी है 27800, ठीक है, इनटू, अब पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी का अनुपातिक भाग, रेशो का पार्ट उसका क्या है 45, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक 139 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 278 डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है डायरेक्ट, ये 20 की 20 और ये 45, तो 45 दूना 90, ठीक है, और 2 जीरो आगे हैं तो 9000, क्या आएगा 9000, क्लियर। तो पी का वार्षिक लाभ का हिस्सा क्या आएगा 9000, क्या आएगा 9000, जो कि है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस समझाया मैंने आराम से आपको जिससे समझ आ सके, कुछ नहीं करना था। उसने बोला 20% वापस दिया, उसको फॉलो करा और एक फाइनल रेशियो बनाया, प्रॉफिट इनकम इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशियो, क्लियर। समझ में आया तो समझ में आया, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप करना, और जहाँ तक पॉसिबल हो प्लीज़ शेयर भी करना। बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, तो प्लीज़ आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों। हम जॉब भी कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे से कंटेंट बना के भी लाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका भी बेनिफिट बना, आप भी इस बैंक को ज्वाइन करें, है ना, तो आपका भी कहीं ना कहीं जॉब लगे और आप भी एक सरकारी बैंकर बन पाए। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।